हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है। और मैं मनोज अग्रवाल, डॉक्टर मनोज अग्रवाल। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा टॉपिक फिर से हम कंटिन्यू करेंगे बजट को ही, जो हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है बजट ही, और दिस इज द फोर्थ वन, क्लासरूम बजट। तो सबसे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में आपको जानकारी दे दूं। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप जानते हैं, इसमें आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, जो सबसे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, उनसे आप जुड़ेंगे यहाँ पे। मेरे बारे में जानकारी, माई सेल्फ इज मनोज अग्रवाल। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी गवर्नेंस और एथिक्स पढ़ाता हूँ आपको। मेरा 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एंड आई आल्सो आर 3 टाइम इंटरव्यू एंड राइटर ऑफ मेनी कॉम्पिटिटिव बुक्स। और अनअकैडमी पर, ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी @ या अंडरस्कोर करके भी आप ढूंढे, सर्च करें तो मिल जाएगा, मनोज कुमार के नाम से। अनअकैडमी में आप जुड़ेंगे तो अनअकैडमी में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, आपको उससे आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट उनसे पूछ सकते हैं, और उनके आंसर पोल भी कंडक्ट कराए जाएंगे, जिससे आप क्लास में इंटरेक्टिव बने रहें। यहाँ पे सारे कोर्सेज को स्ट्रक्चर किया गया है लेकर के। और यहाँ पर रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, और जिसमें ट्रेन एनालिसिस होगा, जिससे आप अपने टाइम टू टाइम एवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये अनलिमिटेड आप इस पर एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए अनअकैडमी का आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और यह लर्निंग ऐप, ठीक है, दोनों ही स्तर पर, यानी कि आपका गूगल प्ले पर और ऐप स्टोर, दोनों जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, आप इस चीज़ को वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा, ठीक है, आपको अनअकैडमी में टॉप 100 एजुकेटर्स मिलेंगे, जो आपके कैरियर को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से आप निश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में अनअकैडमी पर 15,000 प्लस से ज़्यादा कोर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें आपका जनरल स्टडीज, ऑप्शनल पेपर्स, और इसके अलावा आपका करंट अफेयर की क्लासेस, प्रैक्टिस स्टडी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। जिसमें हम आपको दो टाइप की कोर्सेज देते हैं, एक आपका प्लस, एक दूसरा आइकॉनिक। प्लस में आपकी डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और जिसमें आप यदि मेरे प्रोमो कोड MANOJ मनोज 01 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ 9,000 1 मंथ का है तो यहाँ पे 8100 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मंथ्स का 22,500 है तो 2250 हो जाएगा, यहाँ पे 6 मंथ का 45,500 है तो यहाँ 36,450 हो जाएगा, और 1 ईयर्स का 49,500 है तो 44,550। इसी तरह से 2 साल का 72, तो यहाँ पे 64,800 हो जाएगा, 3 साल का 90 तो 81 हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप 1 साल या उससे ज़्यादा की कोर्स के लिए जाएं, कि यूपीएससी में काफ़ी समय लगता है तैयारी में, और एक बार सिस्टमेटिक तैयारी करनी है तो आपको, मुझे लगता है, 1 साल या उससे ज़्यादा के कोर्सेज में जाना चाहिए। वहीं सेकंड हमारा कोर्स है आइकॉनिक, जिसमें, ठीक है, प्लस की 4 विशेषताओं के अलावा पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा। जिसमें आप मेरे प्रोमो कोड MANOJ 01 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 1 ईयर का फीस हमारा 69,500 है तो यहाँ 62,550 हो जाएगा। यहाँ 24 मंथ यानी 2 साल का 1,07,000 है तो यहाँ पे 96,300, और 3 साल का यहाँ पे 141 है तो 126,900 होगा। इसी तरह से हमारे ऑप्शंस में आपको भी डिस्काउंट अवेलेबल है, वहाँ भी आप मेरे से सुबह 11:30 बजे पर डे मेरी क्लासेस रहती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आप मेरे प्रोमो कोड MANOJ मनोज 01 का इस्तेमाल करें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट करके आपको एक नया अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दिस मोस्ट कॉम्पिटिटिव ग्रेडिफाइड यूपीएससी सीएससी बेटर, जिसमें आपको, ठीक है, 20 दिसंबर को आपके यहाँ एक अलग से वो कराया जाएगा, ठीक है, इवेंट्स, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें 45 मिनट्स रहेंगे लेकर के। इसका फॉर्मेट ये है कि 45 मिनट का रहेगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट्स होंगे, 6 सेक्शंस होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग और फोर्टनाइटली, यानी कि प्रत्येक 15 दिन पर इसका आयोजन किया जाएगा संडे को। जिसमें पहले विनर होंगे, उनको एप्पल का मैकबुक एयर मिलेगा, सेकंड को आईपैड मिनी मिलेगा एप्पल का, थर्ड को आपको एप्पल का एयरपॉड मिलेगा, और टॉप 100 रैंकर्स हैं उनको 1,000 रुपीज का अमेजोन का वाउचर मिलेगा। जिसमें आप देख रहे हैं, आप जून में एग्जाम होने वाला है अगली साल, ठीक है, तो जून में एग्जाम हो रहा है 2021 का, तो उसके लिए आपके पास 6 महीने रह गए, जिसके लिए हम अभी एक अलग से फिल्म से एक बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 15 दिसंबर से शुरू होगा, आप वेट करें। क्लियर? इसके अलावा हम 14 दिसंबर से आपके लिए, ठीक है, 3 टाइप की कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। एक तो 6 मंथ का बैच है प्रीलिम्स का, जिसमें बाइलिंगुअल भी होगा, हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा। उसी तरह से यूपीएससी सीएससी 20
22 के लिए 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसमें भी तीनों फॉर्मेट अवेलेबल हैं। और उसी प्रकार से कंप्लीट जीएस का जो 2023 में बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए अलग से 14 दिसंबर से वो भी कोर्स शुरू हो रहा है, उसमें भी देखें और उसमें भी सब है। ठीक है, तो हम चला रहे थे बजट, और आज बजट में हम लोग काफ़ी चीज़ें हमारे इम्पोर्टेंट हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछली क्लास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाया था, और आज हम लोग, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बजट की संरचना यानी घटक के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कि बजट के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं लेकर के इसके बारे में हम जानेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था और आपको शायद याद भी होगा कि बजट एक साइकिल होती है। बजट में मैंने बताया था, आपको चर्चा कर चुका हूं मैं, कि बजट में किस प्रकार से निर्माण होता है, यानी कि इसका बजट की कैसे तैयारी होती है, फॉर्मुलेशन, ठीक है, मतलब तैयारी कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया था। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। और जब इसका क्या होता है, दूसरा अधिनियमीकरण होता है। अधिनियमीकरण मतलब संसद के, ठीक है, प्रक्रियाओं से जाके गुजरती है लेकर के अधिनियमीकरण में ये जो संसद को ही शक्ति प्राप्त है सरकार के आय और व्यय के ऊपर मोहर लगाने की या उसे पारित करने की। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जैसा कि हमने जाना। ठीक है, इसके अलावा इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेंगे, वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, जो कि बजट पास कर देती है संसद, तो मंत्रालय विभाग है, विभाग अपनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाओं और अन्य प्रकार की चीजों के ऊपर पैसे को खर्च करने के लिए और लोगों के ऊपर कर लगाने के लिए स्वतंत्र। वहीं इसके बाद जब वो पैसा खर्च कर लेते हैं तो ऑडिट की व्यवस्था आती है। ऑडिट कौन करता है, भारत सरकार की तरफ से सीएजी करता है, आप जानते हैं, कैग बोलते हैं आप इसे लेकर के, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आज हमें बजट की संरचना और घटक के ऊपर चर्चा करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नो योर बजट जो मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, फाइनेंस के द्वारा चलाया गया था, कैंपेन था, तो उसी में मैं आपको एक बहुत सिंपली शब्दों में बता रहा हूँ कि हम बात करेंगे आज यूनियन बजट की। इसकी बात करेंगे हम लोग, यूनियन बजट। हम कोई और बजट डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ यूनियन बजट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में स्टेट की चीजें होंगी वो कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यूनियन बजट, जब हम संघीय बजट की बात करते हैं, संघीय बजट का सीधा सा मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जो संघ सरकार का जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसे संघीय बजट कहते हैं। तो यूनियन बजट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस इन विच यानी कि क्या है, यूनियन बजट केंद्र की यानी सरकार के वित्त की एक व्यापक प्रतिवेदन होता है। यानी बजट क्या है, कि सरकार के वित्त का एक व्यापक प्रतिवेदन है, जिसमें रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑल सोर्सेस, जिसमें सभी प्रकार की स्रोतों से प्राप्त होने वाली राजस्व, और इसके अलावा आउटलेज फॉर ऑल एक्टिविटीज आर कंसोलिडेटेड, और जितने भी हमारे, ठीक है, सरकार के जो सभी प्रकार की गतिविधियों पर व्यय होते हैं उनका उसमें लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट क्या है, कि बजट सरकार के वित्त की एक व्यापक प्रतिवेदन है, सरकार के वित्त का एक व्यापक प्रतिवेदन है, जिसमें सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त राजस्व और सभी प्रकार की गतिविधियों पर खर्च होने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है या उससे संबंधित चीजों को बताया जाता है। तो द बजट ऑल्सो कंटेन एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स अकाउंट फॉर द नेक्स्ट फिक्सल ईयर। यानी कि इसमें क्या होता है, कि बजट में अगले वित्तीय वर्ष के बारे में, ठीक है, इसमें अगले वित्तीय वर्ष के बारे में सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय क्या होंगे, इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। तो क्या है, मैंने बताया बजट, बजट एक अकाउंट है जिसमें क्या बताया जाता है, कि जिसमें आय यानी कि इनकम यानी कि रेवेन्यूज, ठीक है, यानी जिससे बोलते हैं रिसिप्ट इंग्लिश में लेकर के, रिसिप्ट यानी प्राप्तियां, और जितने भी सारे व्यय होते हैं उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो जिस किस किस स्रोत से हमें आय की प्राप्ति होगी और किन किन चीजों के ऊपर हमारा पैसा खर्च होगा, इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, कि गवर्नमेंट बजट के बारे में मैंने इसको क्लासिफाई किया है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट की जब बात करते हैं तो बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, दो प्रकार की चीजें होती है। देखो, बजट जब आता है तो मैंने कहा बजट के दो भाग होते हैं, एक प्राप्तियां होती हैं और दूसरा क्या होता है, व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है।
तो प्रश्न उठता है कि भाई प्राप्तियां कहाँ से हो रही हैं, किन किन स्रोतों से प्राप्तियां होती हैं। तो हम पहले बता दें, प्राप्तियां दो प्रकार की हैं। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। और व्यय भी वैसे ही दो प्रकार के होंगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व प्राप्तियां क्या हैं और पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं, दोनों के बारे में देखो मैंने शॉर्ट में बताया, इनको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। राजस्व प्राप्तियां भी दो प्रकार की होती हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स यानी कर प्राप्तियां और दूसरी करेतर प्राप्तियां, करे मतलब कर से परे। क्लियर। तो कर प्राप्तियां जैसे आयकर हो गया, ठीक है, उत्पाद शुल्क हो गया, निगम कर हो गया, या आपका जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर हो गया। ये क्या है, कर प्राप्तियां, यानी इस प्रकार के अनेक कर होते हैं और करों को भी यहाँ पे दो भागों में विभाजित किया जाता है। आपको बता दूं, एक कर हुए हैं जो प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, और दूसरी प्राप्तियां वो हैं जो अप्रत्यक्ष कहलाते हैं। प्रत्यक्ष कर वे कर हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कर लगाया जाता है, उनका उसको भुगतान करना अनिवार्य होता है। अप्रत्यक्ष कर हुए हैं जिनके ऊपर लगाया जाता है, वो चाहे तो दूसरे पे उस व्यय को, उस टैक्स को, ठीक है, क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है, टाल सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि लगाया किसी पे जाता है लेकिन भुगतान कोई और करता है। जैसे कि आपने साबुन खरीदा, सोप, तो सरकार ने तो क्या किया था, सोप पे पहले से टैक्स लगा के जीएसटी ले लिया है, और उसमें कीमत जोड़ दी किसने, उत्पादक ने। और उसने किसको दे दिया, होलसेलर को, होलसेलर ने उसका पटा दिया, होलसेलर ने किसको ट्रांसफर कर दिया, रिटेलर को, और रिटेलर ने किसके ऊपर डाल दिया, आपके ऊपर। तो अंतिम रूप से भुगतान कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग लेकर के, अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो कर प्राप्तियां मैंने बताई आपको दो प्रकार की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके अलावा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी होती हैं। नॉन टैक्स मतलब करेतर, करों से परे, यानी कर नहीं है लेकिन प्राप्तियां हैं को लेकर के। तो हम उसके आए, जैसे शुल्क लगाती है सरकार, ड्यूटीज है, जुर्माना लगाती है सरकार, आपको पता है। ठीक है, क्या लगाती है कि सरकार ने शुल्क लगाए, जुर्माने लगाए, अन्य प्रकार की जो चीजें होती है, सरकार को जो प्राप्तियां होती है वो किस में जाती हैं, करेतर प्राप्ति। इनकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी हमारी आती है कैपिटल रिसिप्ट, यानी पूंजीगत प्राप्तियां। क्योंकि हमने प्राप्तियों की बात की, बजट में दोनों ही चीजें शामिल होंगी। बजट के दो भाग हैं, एक राजस्व बजट, एक पूंजीगत बजट। और जिसमें, ठीक है, बजट के इस तरह दूसरे भाग भी होते हैं, एक क्या होती है, रिसिप्ट होती है, दूसरी क्या होती है, एक्सपेंडिचर होते हैं। तो रिसिप्ट में मैंने आपको राजस्व प्राप्तियां बता दी, प्राप्तियों में मैंने कौन सी बताई, पहली राजस्व प्राप्ति, जो मैंने कर प्राप्ति और गैर कर प्राप्ति के रूप में आपको समझाया। दूसरा हमारा कौन सा है, पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि हमने बात की अभी लेकर के कैपिटल रिसिप्ट्स की। तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, इनको भी हम देख लेते हैं एक बार लेके। पूंजीगत प्राप्तियों में आपका सबसे पहले कौन आता है, ऋणों की वसूली। यानी देखो, किसी को आप ऋण देते हैं, उसकी जब वसूली करते हैं तो किस में आएगा लेकर के, इस भाग में आएगा, यानी वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगा। क्लियर। और कौन सा है प्राप्तियां, उधार तथा अन्य देयताएं। उधार ले रहे हैं आप लेकर के, और इसके अलावा अन्य देयताएं, अन्य देयता का मतलब पिछले बार आपने ऋण लिया था और उस ऋण का आप मंथली या ईयरली आप इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं या ब्याज चुकाते हैं, तो उसको किस में चला जाएगा, अन्य देयताओं में। अन्य प्राप्तियां सरकार जैसे विनिवेश करती है। विनिवेश क्या होता है, जब सरकार अपने किसी लोक उपक्रम को या लोक उद्यम को या सरकारी कंपनी या निगम को उसमें से कुछ हिस्सेदारी बेच देती है निजी हाथों में, तो उसे क्या कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है। विनिवेश से जो प्राप्त होती है राशि, वो किसमें सम्मिलित होती है, पूंजीगत प्राप्तियों में। ध्यान रखना, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में। क्लियर, घुस घुस के प्रश्न पूछता है। क्लियर। तो इसके मैंने आपको समझाया कौन कौन सी, ऋणों की वसूली भी इसमें आएगी, उधार जो लेते हैं वो भी इसमें आएंगे, और जो हमारी अन्य देयताएं, देयताएं का मतलब जो लाइबिलिटीज है हमारे ऊपर, जो हमने कहीं पहले से पैसा ले रखा था उसको लौटाना, ब्याज को लौटाना। और इसके अलावा क्या है, ठीक है, यानी कि प्राप्त करना, अन्य देयता मतलब प्राप्त करना। अन्य प्राप्तियां में मतलब क्या है, जैसे विनिवेश से प्राप्त राशि, विनिवेश मैंने आपको बताया, विनिवेश किसे कहते हैं, जब सरकार किसी अपने लोक उपक्रम या निगम या कंपनी या, ठीक है, कॉरपोरेशन में से अपनी हिस्सेदारी बेचती है, तो उस प्रक्रिया को विनिवेशीकरण कहते हैं, और उससे प्राप्त धनराशि किसमें समाहित की जाती है,
पूंजीगत प्राप्तियों में, न कि राजस्व प्राप्ति। इसी प्रकार से दो प्रकार के व्यय होते हैं, पूंजीगत राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व में क्या आएगा जैसे व्यय में, ठीक है, वेतन, बिल, ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुएं, ये किस में शामिल होंगे, राजस्व व्यय में शामिल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल। क्लियर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भाग है। जबकि दूसरा कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या आएगा, भूमि और भवन, लैंड एंड, ठीक है, लैंड आएगी इसमें लेकर के। इसके अलावा भवन मतलब जो अपार्टमेंट है या हाउसिंग प्रोजेक्ट से बनाए जाते हैं वो सारी चीजें आएंगी। मशीनरी तथा उपकरण, सरकार कोई मशीनें खरीदती है उसके ऊपर खर्च कर रही है, उपकरण खरीद रही है जिस पर खर्च कर रही है। शेयरों की खरीद, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रीलिम्स में, ध्यान रखना। शेयरों की खरीद, राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋण इत्यादि किसमें शामिल होते हैं, पूंजीगत व्यय में। और ध्यान रखें पूंजीगत व्यय दो प्रकार के होते हैं, योजनागत व्यय और योजनानेतर, यानी कि गैर योजनागत व्यय। क्लियर, इनकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। इसी चीज को देखो मैंने इंग्लिश में समझाया है लेकर के, आप देख पा रहे होंगे। बजट का रेवेन्यू अकाउंट और बजट का कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिसिप्ट मैंने कहा दो प्रकार की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन आपको समझाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टैक्स में क्या है, जैसे इनकम यानी आय और व्यय पे लगाए जाने वाले कर, जैसे इनकम टैक्स आप जानते हैं, एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। और क्या, प्रॉपर्टी एंड कैपिटल पे, जैसे प्रॉपर्टी पे आपके टैक्स लगाया जाता है। कैपिटल, जब आप एक सीमा से ज्यादा पैसा गेन करते हो तो कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। इसी प्रकार से कमोडिटी एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं पे भी आपका क्या लगाया जाता है, कर लगाया जाता है। ये किसके भाग है, कर के। दूसरा कौन सा है, नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में जैसे क्या आएगा, गैर कर में करेंसी, कॉइनेज एंड मिंटेस, ये सरकार नोट छापती है, सिक्के छापती है, वो इसका भाग है। इंटरेस्ट, रिसिप्ट एंड डिविडेंड, सरकार को क्या हो रही है, ब्याज प्राप्ति हो रही है। देखो ब्याज दे रही है वो किस में शामिल होगा, ठीक है, ध्यान रखें लेकर के, वो यहाँ शामिल होगा कैपिटल में। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है लेकर के, यानी व्यय में भाग शामिल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आय में शामिल हो रहा है ब्याज की प्राप्ति। और डिविडेंड, डिविडेंड का हम हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभांश। लाभांश का मतलब क्या होता है, लाभ का अंश, यानी सरकार की जो भी कंपनियां हैं, बैंक हैं, पेट्रोलियम कंपनियां हैं, वो लाभ कमाती हैं। और लाभ कमाती है तो जितनी सरकार की उनमें हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी के हिसाब से सरकार को क्या मिलता है, लाभांश मिलता है, जिसे इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अदर है, एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था व्यय, तो व्यय क्या होता है, ठीक है। व्यय में देखो तीन प्रकार का व्यय है यहाँ पे, सामान्य सेवाओं पर, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर, और आर्थिक सेवाओं, तीन प्रकार के देख रहे होंगे यहाँ पे व्यय है लेकर के, देख पा रहे होंगे आप लेकर के, सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। सामान्य सेवा में जैसे क्या आएगा, पुलिस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं। इकोनॉमिक में, जैसे इकोनॉमिक में क्या आएगा, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, व्यापार के ऊपर, इन सभी के ऊपर खर्च किया जाए। सामाजिक और सामुदायिक में क्या आएगा, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया। क्लियर, ये किस में आएगा लेकर के, या सैनिटेशन हो गया, यानी कि स्वच्छता हो गया, ये किसका भाग है, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का। तो इस पे जो पैसा खर्च होता है वो इस भाग के तहत आता है। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ पूंजी खाता। पूंजी खाते में भी क्या है, रिसिप्ट्स है और एक्सपेंडिचर है। रिसिप्ट्स किस में होगी, नेट बोरोविंग, नेट रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस, सरकार ने जो पैसा बांटा हुआ था, कर्ज दिया था, उसकी क्या करना, उसकी वापसी। नेट मार्केट बोरोविंग, सरकार ने क्या किया है, मार्केट से जो शुद्ध उधार लिया है वो भी इसमें रिसिप्ट में शामिल होगा। नेट स्मॉल सेविंग कलेक्शन, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, जैसे किसान विकास पत्र है, जैसे कई और प्रकार की स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं। क्लियर, उन सभी स्कीमों में क्या करता है, सरकार उस पैसे में, जो लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं या जाकर के डाक खाने में जाके पैसा जमा करते हैं बचत खाते में, तो वो सब पैसा कहाँ जाएगा, ठीक है, बचत योजनाओं पे यहाँ पे शामिल है। और इसके अलावा क्या है, अन्य है, ठीक है। एक्सपेंडिचर में लोन्स टू स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि स्टेट्स को और यूटीज को जो लोन दिया जाता है, यानी कि
कि राज्यों को और संघ शासित प्रदेशों को लोन दिया जाएगा, वो इसमें एक्सपेंडिचर में शामिल होगा। इकोनॉमिक, सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्च होगा, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस एंड अदर पे खर्च होगा। डिफेंस पे वो वाला खर्चा है जिसमें मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे हमने मिसाइल डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटी लगा दी, जो मिसाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, या हमने टैंक बनाने की फैक्ट्री लगा दी जिसमें टैंक का निर्माण हो रहा है और हमको फायदा हो रहा है, या हमने सिर्फ बिल्डिंग एक वो लगा दी, ठीक है, फैक्ट्री या उसका असेंबली लगा दी, जिसमें क्या हो रहा है, जहाज निर्मित हो रहा है। इस प्रकार के खर्चे क्या होते हैं, इसमें डिफेंस में शामिल होते हैं। ठीक है, आगे। अब देखो बजट रिसिप्ट्स को मैंने इसी तरह से बैकग्राउंड किया है, आप देख रहे होंगे। बजट रिसिप्ट्स यानी बजट की प्राप्तियां मैंने बताया था दो प्रकार से हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू जो भारत सरकार का है, देख रहे होंगे आप लेकर के इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो आप देख पा रहे होंगे लेकर के, उसको एनालिसिस करेंगे हम लोग अच्छी तरह से। तो इसमें क्या है, नेट, जैसे क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या है, जैसे निगम कर, जैसे क्या है आयकर। इनडायरेक्ट में क्या है, कस्टम ड्यूटीज, क्लियर, सीमा शुल्क बोलते हैं इसे, जीएसटी, यूनियन एक्साइज एक्साइज ड्यूटी। इसी प्रकार से क्या है, कैपिटल में डेप्ट और नॉन डेप्ट दोनों शामिल होता है, जो मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला पूछा जाता है, नेट टैक्स रेवेन्यू, शुद्ध कर राजस्व क्या होता है, तो शुद्ध कर राजस्व बराबर क्या होता है कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू माइनस स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। यानी कि नेट टैक्स रेवेन्यू बोला, इसका मतलब है कि राज्यों की हिस्सेदारी उसमें से, ठीक है, करों में से घटा दी गई है, टैक्स में से घटा दी गई, राज्यों को अपना जीएसटी दे दिया गया है, बाकी, ठीक है, टैक्स में जो हिस्सेदारी थी वो लौटा दी गई है, दे दी गई है। अब जो बचा है वो किसका है, केंद्र का है, उसे क्या बोलते हैं, नेट टैक्स रेवेन्यू, शुद्ध आय, शुद्ध कर राजस्व। इसी तरह से देखो एक्सपेंडिचर होता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है, इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर, इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना के ऊपर, और अन्य प्रकार स्थापना में क्या होता है, जैसे कर्मचारियों की सैलरी देना, पेंशन देना। अदर एक्सपेंडिचर भी होते हैं, स्कीम एक्सपेंडिचर भी भारत सरकार के आप जानते हो बहुत हैं, जिसमें सेंटर सेक्टर की स्कीम है, और ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर सेक्टर की स्कीम वो होती है जो एक्चुअल में केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है, जैसे कि आर्थिक सेवाएं सब्सिडी दे रही है सरकार, ठीक है, अदर्स हैं जनरल सेवाएं यानी सामान्य सेवाएं दे रही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सरकार स्पॉन्सर्ड सेंटर करता है, जिसमें राज्यों की भी भागीदारी समान रूप से होती है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। तो देखो एक एक करके हम उठाएंगे, अब इन पे हम चर्चा करेंगे क्या क्या सारी चीजें हैं, और इनको हम देखेंगे, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप लोगों को वो चीज समझ में आएगी और आप समझेंगे भी लेकर के, ठीक है, आगे। तो देखो इसमें सबसे राजस्व खाता, राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट और अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू बजट और अकाउंट क्या है, लेट्स सी दैट, और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अब एक्सप्लेन, ठीक है। राजस्व बजट और राजस्व खाता क्या है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी चीज को हम यहाँ देखेंगे। राजस्व बजट में मैंने बताया था राजस्व प्राप्तियां भी और राजस्व व्यय दोनों सम्मिलित होते हैं, प्राप्तियां भी और व्यय भी। खाता है तो समझ लो आय व्यय दोनों, क्रेडिट डेबिट दोनों होगा। राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या होता है, इसकी सरकार की राजस्व प्राप्तियों में उन मौद्रिक प्राप्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है, किसको, उन मौद्रिक प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे न तो सरकार की कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। मतलब जिनसे सरकार राजस्व प्राप्तियों में उन, यानी कि जैसे सरकार किसी के ऊपर टैक्स लगा रही है, तो टैक्स लगा के जो पैसा ले रही है सरकार को लौटाना थोड़ी ना है, वो तो सरकार का पैसा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसकी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, क्लियर। और ये जो व्यय और न संपत्तियों परिसंपत्तियों में क्या आती है, कमी आती है, कि वो जब देगी ही नहीं, किसी को लौटाएगी नहीं, तो परिसंपत्ति में कमी क्यों आएगी, ये तो सरकार का मूल राजस्व है, ठीक है। तो जैसे करों से प्राप्त आय, मैंने बताया आपको टैक्स से जो मिलती है हमें आय, सार्वजनिक उपक्रमों से अर्जित लाभ, यानी सरकार की जो भी कंपनी है, निगम है, उनसे जो लाभ अर्जित हो रहा है वो वाला भाग, सरकारी उधारों पर प्राप्त ब्याज, अब ब्याज सुने लौटा हो गया, ब्याज स्वाप किया आपने, पैसा दिया था उधार, आपको आगे वाले ने लौटाया है। इसी तरह से गैर कर राजस्व प्राप्तियों में सरकार की देयताओं में किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं होती, इससे सरकार की कोई भी लायबिलिटीज नहीं है लेकर के, ठीक है, लायबिलिटीज नहीं है, ध्यान रखना लेकर के।
ठीक है, सरकार की कोई भी लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है इससे लेकर के। ठीक। राजस्व प्राप्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। दो क्लास, दो इसमें वर्गों में विभाजित किया जाता है। समझ गए यहाँ तक लेकर के। राजस्व प्राप्तियों का मतलब कौन सी प्राप्तियां हैं? वही प्राप्तियां जिससे सरकार की देयताओं में कोई बढ़ोतरी नहीं होती और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी होती है। जैसे कि करों से प्राप्त आय, जैसे कि सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त अर्जित लाभ या लाभांश, या सरकारी उधारों पर प्राप्त ब्याज, या गैर कर आय से सरकार की किसी भी प्रकार की देयताओं में वृद्धि नहीं होती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्व प्राप्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने में? दो वर्गों में। जैसे आपका पहला कौन सा है? कर प्राप्तियां, और दूसरी अप्रत्यक्ष कर, यानी कर प्राप्तियां। ठीक है, कर प्राप्तियों में कौन सा है आपका लेकर के? कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां, या थोड़ा सा ठीक करेंगे, गैर कर प्राप्तियां। ठीक है, तो कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियों में जैसे मैंने आपको यही बताया, रेवेन्यू बजट क्या है? देखो, ये भारत सरकार के द्वारा बताया गया है। रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स एक्सपेंडिचर। यानी रेवेन्यू बजट में क्या सम्मिलित होता है कि राजस्व की, सरकार की राजस्व प्राप्तियां और उसकी व्यय। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। सरकार का जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं वो दो भागों में विभाजित होती हैं, कर और गैर कर। टैक्स रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, ठीक है, कस्टम्स, सर्विसेज एंड अदर ड्यूटीज दैट द गवर्नमेंट लेवीज। यानी कि कर राजस्व में वह प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं, जैसे कि आयकर हो गया, निगम कर हो गया, एक्साइज हो गई, ठीक है, सीमा पर शुल्क बोलते हैं इसको लेके, कस्टम हो गया, देश की सीमा पे लगाए जाने वाला शुल्क, ठीक है, और सेवाओं पर या अन्य प्रकार की जो शुल्क लगाए जाते हैं। और नॉन टैक्स में क्या हो गया? सोर्सेस कौन कौन से नॉन टैक्स के? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि सरकार ने क्या किया था? सरकार के लोक उपक्रमों में जो सरकार ने पैसा लगा के रखा है उनसे होने वाला लाभांश, और किस पे? ब्याज प्राप्ति सरकार को। किस पर? ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति। इसी को देखो मैंने यहाँ बताया है। ठीक है, तो क्या है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? दीज आर पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल और एंटिटी टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा केंद्र या राज्य सरकारों को सौंपा जाता है, दिया जाता है, उसको भुगतान किया जाता है। और इनडायरेक्ट क्या है? दीज आर पेड बाय वन इंडिविजुअल एंटिटी टू द गवर्नमेंट एंड सब्सिक्वेंटली द टैक्स बर्डन इज पास्ड ऑन टू अ डिफरेंट एंटिटी और इंडिविजुअल। यानी जिसके ऊपर कर लगाया जाए वह चाहे तो दूसरे के ऊपर उसको क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है उसको, बर्डन को। यानी कि कर, कर का आघात, करापात और कराघात दोनों यहाँ पे क्या होता है? अलग होता है। और यहाँ पे करापात और कराघात दोनों क्या होता है? एक ही व्यक्ति पे होता है, एक ही उसी चीज पे होता है। यानी एग्जाम्पल क्या है? जैसे यहाँ पे लेके डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजी, ठीक है, पूंजी प्राप्ति कर, प्रोफेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी। ये सब क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। और इनडायरेक्ट इंडिया में क्या है? जैसे जीएसटी, वैट था, वैट तो खत्म हो गया। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, राज्यों की अंतर सीमा पे लगने वाला ये एक्साइज ड्यूटी और ये कस्टम। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटी यानी आप सरकार से ऋण पत्र खरीदते हैं तो उसके लेन देन पर क्या लगाया जाता है? कर लगाया जाता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और सेल्स टैक्स, ये सब क्या है? लेके इनडायरेक्ट टैक्स है। इसी चीज को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। कर प्राप्ति क्या है और गैर कर प्राप्तियां क्या है, मैं दोनों को एक एक करके डिस्कस करूंगा। क्लियर? देखो जैसे यहाँ बता रहा हूँ मैं लेकर के, ठीक है, करेत्तर और कर, एक एक करके इनको हम पकड़ते हैं। कर प्राप्तियां क्या है और गैर कर प्राप्तियां क्या है। टैक्स जब रिसिप्ट्स की हम बात करते हैं, कर प्राप्तियों की बात करते हैं, तो ये क्या है? यह एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है, कंपलसरी पेमेंट, जो सरकार को परिवारों, फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। यानी कर एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, कर क्या है? कि एक अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को किसी परिवार द्वारा, फर्म के द्वारा या संस्थागत इकाइयों के द्वारा दिया जाता है, और इसके बदले में सरकार से किसी सेवा या लाभ की प्राप्ति नहीं होती। यानी आपने दे दिया टैक्स तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको कुछ बेनिफिट मिले, नहीं मिलेगा।
यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए गए कर को नहीं चुकाता तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलता है। ठीक है, आप जानते ही हैं लेकर के कितना दंड मिलता है, जेल में डाला जा सकता है और इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी पर रेट डाली जा सकती है। ठीक है, तो कर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष, पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर कानूनी तौर पर लगाया जाता है, अर्थात करापात, करापात मतलब लगाया जाना और कराघात मतलब भुगतान किया जाना। क्लियर? तो करापात और कराघात जब एक ही व्यक्ति पर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। आगे समझ नहीं आ गया? तो प्रत्यक्ष कर क्या है कि जिस पर टैक्स लगाया जाए उसका वही भुगतान करे। भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर हैं, यानी भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर जो कर लगाए जाते हैं प्रत्यक्ष, कौन कौन से प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इसमें कौन सा आता है, आयकर केंद्र का, निगम कर केंद्र का, धन कर, ठीक है, एक्सटेट ड्यूटी, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स पूछा गया कई बार, व्यय कर पूछा गया और ब्याज कर। ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। राज्य सरकार किस पे लगाती है, जैसे होटल, ठीक है, प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व, ठीक है, आप लैंड लैंड जानते हो, लैंड रेवेन्यू, कृषि आय पर कर राज्य लगा सकते हैं लेकिन भारत में कोई भी राज्य नहीं लगाता है। व्यवसाय पर कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, यानी गैर शहरी अचल संपत्ति पर, रोजगार पर कर इत्यादि कर इसमें लगाए जाते हैं। ये क्या है, राज्यों के डायरेक्ट टैक्स है, याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, इसको याद कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, वहीं अप्रत्यक्ष कर क्या है कि अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं लेकिन तो इनका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को या संस्था को करना होता है। अर्थात जब करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, यानी टैक्स का इम्पोजिशन और टैक्स पे कोई और कर रहा है लेकर के अलग अलग व्यक्तियों पर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, आगे समझ में ना। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है कि लगाया किसी और पे जाए लेकिन भुगतान कोई और करे। ठीक है, अर्थात करापात और कराघात जब अलग अलग व्यक्ति और संस्थाओं पर होता है तो उस कर को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो राजस्व, ठीक है, मैंने बताया कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं, केंद्र के क्या हैं, राज्य के और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको बता दूं, केंद्र का जैसे सीमा शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, उत्पाद शुल्क जान रहे हैं, उत्पादन करते हैं उस पर लगता है। केंद्रीय विक्री विक्री कर है, केंद्रीय सेवा कर, केंद्रीय व्यापार कर। मैंने नीचे लिखा है आपको, उपरोक्त सभी करों को केंद्रीय करों के स्थान पर क्या ले लिया गया, जीएसटी जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। बहुत प्रकार के जो टैक्स थे दोनों ही जगह पे, उन सबको अप्रत्यक्ष करों को मर्ज करके किस में कर दिया गया है, जीएसटी में कर दिया गया है, जो जुलाई 2017 से लागू है। और राज्यों में भी जैसे बिक्री कर है, व्यापार कर है, डीजल पेट्रोल बिक्री कर, अभी ये क्या है, एक्सक्लूड है, इस पे अभी तक क्या है लेकर के जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। ठीक है, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क है लेकर के, राज्य उत्पाद शुल्क है, वाहनों पर कर है, बसों और यात्रियों के परिवहन पर कर है, विद्युत पर कर शुल्क है, और भी अनेक प्रकार के कर हैं जो इसके दायरे में लाए जाते हैं, तो याद रखें, इनको तैयार कर लेना। ठीक है, अब केंद्र में मैंने आपको बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया लेकर के, आपका जीएसटी आ गया है, अप्रत्यक्ष कर की चीजें घटा दी गई हैं। सीमा शुल्क है वो लगाया जाता है कि सीमा पे तो कोई जीएसटी लगा नहीं सकते आप। ठीक है, क्योंकि आपके देश, कोई देश यहाँ पे बेचने आ रहा है तो उस पर जीएसटी थोड़ी ना लगाओगे सीमा पे। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ के अलग नियम होते हैं, वहाँ अलग तरह से चीजें संचालित। नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होती हैं, प्रश्न उठता है। हमने टैक्स तो पढ़ लिया लेकिन नॉन टैक्स क्या है ये भी हम देख ले लेकर के। अब देखो, नॉन टैक्स रिसिप्ट की जब बात आती है, किसकी, नॉन टैक्स रिसिप्ट यानी करेत्तर राजस्व प्राप्तियां। करेत्तर राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां हैं जो करों को छोड़कर अन्य स्रोतों से उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो कर से प्राप्त न हो आय उसे क्या बोलेंगे, अब ठीक है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स बोलेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज शामिल है लेकर के प्रश्न आता है परीक्षा में, ध्यान रखना लेकर के, इंपॉर्टेंट है ये लेके। कौन कौन सी चीज है, जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त निवल अंशदान, निवल मतलब नेट, ठीक है, निवल, नेट,
यही सार्वजनिक प्रतिष्ठान जैसे रेलवे से सरकार को आय प्राप्त होती है, पोस्ट ऑफिस से होती है, आरबीआई से होती है, सरकार की जो और कंपनीज हैं लेकर के, आप जानते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं सरकार की, सरकार के बहुत सारे निगम हैं, कॉरपोरेशंस हैं सरकार के, ठीक है, जानते हैं आप भी कि कॉरपोरेशंस हैं, इन सभी से जो सरकार को लाभ। नेक्स्ट इज ब्याज प्राप्तियां। सरकार को केंद्र और राज्य को से रेलवे से दूसरा यानी कि यहाँ तक से क्या होती है, प्राप्त होती है। और क्या होता है, रेलवे से दूरसंचार, ये जहां पे काट देंगे इसको, थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया है, ठीक है। तो क्या है कि केंद्र और राज्य सरकारों को जो ऋण दे रखा था केंद्र ने, उससे जो ब्याज की प्राप्ति होगी वो इसी में शामिल होगा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। राजकोषीय सेवाएं जैसे करेंसी, सिक्के एवं ढलाई, और अन्य राजकोषीय सेवाएं जैसे स्टाम्प पेपर वगैरह दुनिया भर की चीजें बनती है ना लेकर के, उससे जो होता है, ठीक है, जो प्राप्तियां होती है वो इसी में है। बहुत प्रकार के स्टाम्प होते हैं आप जानते हैं, ठीक है, उससे सरकार को आय प्राप्त होती है। ये सारी चीजें इसी में सम्मिलित हो जाएंगी। और क्या है, आर्थिक सेवाएं, इकोनॉमिक सर्विसेज, जैसे विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां, चीनी क्लस्टर ऑयल सीरा के निर्यात से प्राप्त लाभ, कच्चे तेल पर प्राप्त रॉयल्टी इत्यादि क्या होंगी, आर्थिक सेवाओं से प्राप्ति है। बाह्य सहायता, मैं क्या पूछ रहा हूँ, बाह्य सहायता, एक्सटर्नल, यानी सामान एवं उपकरणों के रूप में सहायता, यानी विदेशों से हमें जो सहायता प्राप्त होती है। किसी देश ने मान के चलो हमारे यहाँ क्या किया, स्कूलों में, ठीक है, अलग से बच्चों के लिए लैपटॉप भिजवा दिए, ठीक है, किसी ने कुछ भिजवा दिया, किसी ने कंप्यूटर भिजवा दिया, उपकरण भेज दिए कुछ लेकर के, उसके रूप में सहायता। और साथ में बाह्य नगदी अनुदान सहायता, ये कोई विदेशी कोई वो कंपनी है या देश है या कोई भी, ठीक है, जाने चलो वर्ल्ड बैंक है या कोई और संस्था है, उसने क्या किया, नगदी सहायता दे दी, किसके लिए, शिक्षा में बढ़ावा देने, तो ये क्या होगा, इसका भाग हो जाएगा। अब देखो हमने किसके बारे में बात कर ली, प्राप्तियों के बारे में। अब राजस्व व्यय, इसी प्रकार से प्राप्ति है तो व्यय भी होंगे। तो राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है, जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही सरकार की देयताओं में क्या कमी आती है। मैंने आपको बताया था, राजस्व वह व्यय वह व्यय है जिससे सरकार की न तो किसी एसेट्स का क्रिएशन होता है और ना सरकार की लाइबिलिटीज में कमी आती है। मतलब ये खर्च कहाँ होगा, ऐसी जगह पे खर्च होगा जिससे न तो सड़क बनेगी, न भवन बनेंगे, न रेलवे लाइन बिछेगी, न अन्य प्रकार की चीजें उसका लाभ होगा। ऐसे व्यय जिनसे कोई स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता उन्हें राजस्व व्यय कहते हैं। राजस्व व्यय का मतलब होता है रोजाना दैनंदिन चीजों के लिए ऊपर खर्च करना। जैसे मान चलो आप अपने परिवार में खर्च करते हैं, आपके परिवार में खर्चा होता होगा रोजाना का, ठीक है, क्या उससे किसी चीज का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी तरह से सरकार के, इन्हें गैर उत्पादक अथवा गैर विकासात्मक व्यय भी कहते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। इसका संबंध सरकारी विभागों के संचालन, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन, ब्याज का भुगतान, राज्यों को अनुदान आदि से होता है। क्लियर। और ठीक है, ये दो प्रकार की बजट दस्तावेजों में इनको योजनागत और गैर योजनागत राजस्व व्यय में बांटा जाता है, जिसमें गैर योजनागत व्यय में कौन कौन से, नॉन प्लान्ड में जैसे सरकारी सेवाओं पर होने वाला खप व्यय, आप जान ही रहे हैं, सरकार सब्सिडी देती है, सरकार ब्याज का भुगतान कर रही है जो कर्जा ले रखा है, और सरकार राज्य सरकारों को या आपका केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी अनुदान देती है, वो इसी का भाग है, याद रखना। प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है लिखे, कि योजनागत व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए दी गई आर्थिक सहायता से, यानी कि जो केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्रीय योजना और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए, जैसे देखते होंगे इस केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही राज्य में, जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन है। अब इसी के लिए क्या कर रही है सरकार, केंद्र सरकार राज्यों को पैसा दे रही है उस योजना को सफल बनाने। यह व्यय केंद्रीय योजनाओं की वित्तीय आपूर्ति के लिए दिया जाता है, जैसे कृषि के क्षेत्र से संबंधित, ग्रामीण विकास, सिंचाई से संबंधित, वार्ड नियंत्रण, खनिज है, परिवहन है, संचार है, इत्यादि सभी प्रकार की चीजों पर उसको क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप पूरा बजट समझ गए होंगे यहां तक लेकर के। अब मैं आगे चर्चा करता हूँ।
अब देखो हमने राजस्व बजट पढ़ लिया, तो अब हमारा पूंजीगत बजट आता है, कैपिटल बजट या अकाउंट। पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं, और इसमें बजट के दो प्रमुख अंग हैं। बजट के दो प्रमुख अंग हैं, पहला पूंजीगत प्राप्तियां और दूसरा पूंजीगत व्यय। जैसा कि हमने वहां बताया वैसा ही सेम यहाँ पर रिपीटेशन होगा। पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं? कि सरकार की वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनसे या तो सरकार की देयताएं उत्पन्न होती हैं। अरे भाई, सरकार कर्जा ले रही है, पूंजीगत प्राप्ति में क्या आएगा? कर्जा आएगा। मैंने यहाँ बता रहा है, घरेलू ऋण आएगा, विदेशी ऋण आएगा। तो क्या होगा? इससे क्या होगा भाई? सरकार की देयता बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेगी सरकार की लायबिलिटी। या सरकार की परिसंपत्ति, यानी कि इनको चुकाने के लिए क्या करेगी सरकार? अपनी सर ठीक है, सरकार के पास, ठीक है, अपनी परिसंपत्तियां, जैसे जिस इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, विनिवेशीकरण कर रही है, उस पैसे को लेके क्या किया? कर्जे की ब्याज चुका दी। तो इससे परिसंपत्तियों में कमी आती है। ठीक है। इसके अंतर्गत आय के उन समस्त स्रोतों को रखा जाता है जिनके बदले जिनका हमें बदले में भुगतान करना किया जाता है। यानी आय के उन स्रोतों को रखा जाता है, उन स्रोतों को जिनके बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में न होकर के अगले वित्तीय वर्ष में किए जाते हैं। ठीक है। तो पूंजी प्राप्तियों का प्रमुख स्रोत क्या है? नेट डोमेस्टिक बोरोविंग्स, घरेलू स्तर पर ऋण लेना, विदेशी स्तर पर ऋण लेना, ऋण की वापसी, लोक सेवाओं की लेखा प्राप्तियां। ये क्या है? इसके ऊपर खर्चे। जैसे मैंने यहाँ बताया, देखो व्हाट इज कैपिटल बजट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अनुसार कि कैपिटल बजट कंसिस्ट, क्या शामिल होता है? कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स। इस क्या शामिल होता है? कि पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान इसमें सम्मिलित होता है। इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, loans, advances granted by the central government to states government, government companies, corporation, other parties। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सरकार क्या करे? शेयर्स में इन्वेस्ट करे, लोन ले, या एडवांसेस ग्रांटेड बाय द, या केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को लोन या उनको अग्रिम के रूप में राज्य सरकारों को और या सरकारी कंपनियों को या निगमों को या अन्य, ठीक है, पार्टियों को पैसा भुगतान किया। ठीक है। हमने केंद्र की बात की, तो राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं? हमने यहाँ पे किसका डिस्कस किया था? ठीक है, केंद्र का डिस्कस कर लिया हमने लेकर के। राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां जैसे बाजारी ऋण हो गया, केंद्र से प्राप्त ऋण। ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई केंद्र राज्य कहाँ से लेते हैं? बाजार से ऋण लेंगे या केंद्र से प्राप्त से ऋण लेंगे? और अन्य व्यय कहाँ से लेंगे? जैसे राष्ट्रीय कृषि साख निधि होती है, ठीक है, भारतीय आरबीआई से लेंगे लेकर के। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, केंद्रीय भंडार निगम है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, एलआईसी है, ठीक है, नाबार्ड है। इन सब जगह से क्या लेते हैं? ऋण ले सकते हैं। राज्य भविष्य निधियां जो नेवल होती हैं, नेट राज्य भविष्य निधियां मतलब जो सरकारी कर्मचारियों का, अधिकारियों का एक वेतन में से आप देखते होंगे एक निश्चित परसेंटेज कटता है, और वह सरकार उनके पीएफ में जमा होता है, प्रोविडेंट फंड में, यानी जिसे भविष्य निधि कहते हैं। तो वहां का पैसा किसके पास चला जाता है? राज्य सरकार उसका उपयोग करती है, और उसके बदले उन्हें क्या देती है? इंटरेस्ट देती है लेकर के। ठीक है। विधिवत विविध पूंजीगत प्राप्तियां, और भी कई प्रकार की पूंजीगत प्राप्ति होती हैं। अंतरराज्यीय निपटान प्राप्तियां, आरक्षित यानी सिक्योरिटी फंड्स होते हैं, निक्षेप और अग्रिम है, अंतरण यानी ट्रांसफर होते हैं। ये इस प्रकार की चीजें इसमें क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। मुझे आशा है यहां तक आप समझ गए होंगे। इसी तरह से पूंजीगत व्यय होते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कि वह सरकारी व्यय जो भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियां निर्मित करने में या बनाने में सहायक होते हैं। यानी इनसे क्या होगा? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था को गति क्यों देंगे? अभी आपको पता चल जाएगा क्यों देंगे। कि इनके द्वारा जिस चीज, जैसे इनके इसी व्यय के तहत रोड बनाए जाते हैं,
पोर्ट बनाए जाते हैं, रेलवे लाइन का विस्तार किया जाता है, चाहे आपकी कोई भी लाइन चल रही है, बुलेट प्रूफ ट्रेन आ रही है या हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, या आपका एक्सपेंशन हो रहा है सब चीजों का, इंडस्ट्रीज का विकास हो रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी सेवाएं आती हैं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, इन सभी के ऊपर क्या होता है, खर्चा शामिल होता है। तो पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आता है, बजट दस्तावेज में सकल पूंजीगत व्यय की दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो किसमें किया गया है, दो श्रेणियों में। पहला गैर योजनागत पूंजीगत व्यय और दूसरा योजनागत पूंजीगत व्यय। नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड में क्या है कि इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा प्राप्त कराई गई विभिन्न सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं आती हैं। यानी इसमें क्या आएंगी, सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं आएंगी लेकर के, जो मैंने बताया किस प्रकार की, जैसे रोड बनाना है, पोर्ट बनाना है, बिजली का विस्तार करना है, ठीक है, माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये इसी के तहत आएगा। और क्या आएगा, योजनागत पूंजीगत व्यय में क्या आएगा कि इस व्यय को संबंधित केंद्रीय योजना के अंतर्गत पर, यानी कि जो केंद्र के द्वारा योजना बनाई जाती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उनके लिए यहाँ से फाइनेंस किया जाता है। क्लियर। और राज्यों को भी इस प्रकार की योजनाओं में उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो उनकी सहायता की जाए। ठीक है। अब देखो, मैं आपको समझा रहा हूं ये 2020 का 2020-21 का ये बजट है। तो बजट एट ए ग्लांस, रुपीज कम फ्रॉम, रुपया कहां से आता है। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऋण और अन्य देयताओं से, यानी कि हम सब 20% कहां से प्राप्त करते हैं, ऋण और अन्य प्रकार की देयता। 10%, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10% कहां से कर रहे हैं, इससे पहले यहां देख लो, दूसरा हेड कौन है, पहला हेड ये, दूसरा हमारा कौन सा है, ठीक है, 18% ये भी है, और तीसरा इसको मान, जीएसटी से 18% आ रहा है, और निगम कर से भी 18% आ रहा है। 17% से हमें कितना आ रहा है, आयकर आ रहा है लेकर के, आप देख रहे होंगे लेकर के, ठीक है। 7% हमें उत्पाद शुल्क से आ रहा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आ रहा है 7%, और 6% नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि गैर कर पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त हो रहा है, और सीमा शुल्क से हमें कितना प्राप्त हो रहा है लेकर के, 4%। यानी इस प्रकार से हम अपने पूरे बजट को कैलकुलेट करें और देखें लेकर के, तो भारत सरकार को प्राप्तियां सबसे ज्यादा किस साइड से होती हैं, ऋण एवं अन्य प्रकार की देयताओं से। और सबसे ज्यादा सरकार, यानी कहां से, और कहां से आता है पैसा, जीएसटी से आता है, निगम कर से आता है, और कहां से आ रहा है, ये आयकर से आ रहा है। इसके बाद गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व में बताया था, सरकारी कंपनी हो गई या अन्य प्रकार की कॉइनेज करेंसी हो गई, इस प्रकार की चीजों से पैसा है, ठीक है। इसी तरह रुपया कहां जाता है, कहां खर्च होता है, एक्सपेंसेस कहां होते हैं, एक्सपेंडिचर, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो 20% स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, यानी कि राज्यों के करों एवं शुल्कों में भागीदारी है, वो 20% पैसा हमको चला जाता है। दूसरा सबसे बड़ा हेड कौन है हमारा लेकर के, दूसरा हेड है हमारा जो हमने कर्जा ले रखा है, उस कर्जे की ब्याज का भुगतान में हमारे 18% सैलरी खत्म हो जाती है। क्या हो जाता है, 18% सरकार का राजस्व, यानी कि रिसिप्ट खत्म हो जाती है। इसके बाद हमारा दूसरा देखेंगे लेकर के, तीसरा हमारा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। केंद्र की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर सरकार 13% पैसा खर्च करती है, ठीक है। वहीं फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर और अन्य प्रकार के राज्यों को क्या किए जाते हैं, जो भुगतान किया जाता है, जब पैसे का ट्रांसफर किया जाता है, वो 10% है, और अन्य प्रकार के एक्सपेंडिचर भी क्या है, ठीक है, वो भी 10% है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, चौथा, और आप देख रहे हैं ये पांचवा। इस प्रकार से फिर क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी केंद्र के द्वारा जो केंद्र प्रायोजित योजना है, ये तो केंद्र की योजना है, और ये केंद्र प्रायोजित योजना है, उनमें 9%, यानी केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हम जोड़ दें तो 13 और 9 कितना हो गया, 22%, तो देखो इसी में हो गया।
और इसके अलावा केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, उसको भी जोड़ लेकर के तो 28% सरकार तो सरकार इसी में खर्च करती है। यानी कि कुल राजस्व की जो प्राप्ति हो रही है सरकार को, उसमें से 6% सरकार किस पे, आर्थिक सहायता पर यानी कि सब्सिडी पर ही खर्च कर देती है। देखो, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको लेकर के 2000 ये 20-21 का, चूंकि अब तो नया बजट आएगा, लेकिन आप ये डेटा समझ लें ताकि आने वाले बजट में आप कैलकुलेशन कर पाए। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट करोड़ रुपए में। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, देखो ये आपका 21 में ये अनुमानित है। क्लियर, क्या है, अनुमानित है। तो आप इस प्रकार से देखें एक मोटा मोटा, ठीक है, एक मोटा मोटा देखें लेकर के, तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। कितनी होगी राजस्व की, ठीक है, लगभग 20-21 में, लेकिन कोरोना आ गया है तो 19 और 20 में कितनी हुई थी हम देखें इस प्रकार से लेकर के, तो लगभग 17 से 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास हुई होगी। क्लियर, कितनी हुई होगी, ठीक है, 17 से 18 लाख, लेकिन ज्यादा थी, गवर्नमेंट ने 20 लाख के आसपास समझा था, लेकिन 17 से 18 लाख हुई। वही कैपिटल में कैपिटल रिसीप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई लेकर सरकार को एस्टिमेटेड था, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास। क्लियर, लेकिन आप देख रहे हैं 19 में कितना रहा लेकर के, 19-20 में रहा था लेकर के 8 लाख, और सरकार ने यहाँ कितना माना था लेकर के, हमारा 10 लाख के आसपास, 10 से 10.5 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन आप इस प्रकार से देखें पिछले वर्ष के बराबर भी पूंजीगत प्राप्तियां इस वित्तीय वर्ष में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्लियर, इतना नहीं हो सकता है। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब मैंने आपको बताया था जो गैर उत्पादक होते हैं, अनुत्पादक होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो इसमें कितने थे, आप इस हिसाब से देख लो, चाहे 19-20 बजट एस्टिमेट देखो, और इससे कम हुआ लेकर लगभग मान के चलो 23 से 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास क्या था, लेकिन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे इकोनॉमी में, जीडीपी में कोई ग्रोथ रेट नहीं बढ़ती है, डायरेक्ट प्रभाव नहीं होता है। ये क्या होता है, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको देश की जीडीपी को आगे बढ़ाना है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे रादर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जबकि देखें आप लेकर के यहाँ पे 19-20 में, ठीक है, रिवाइज एस्टीमेट कितना था लेकर के यहाँ पे देखें, तो देखो 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हमारे किस पे, मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हमारे किसके ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। देश की आधारिक संरचना के निर्माण के ऊपर हम 3.5 लाख करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए, जबकि हम देख रहे हैं उधर कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने 24 लाख करोड़ रुपए तक रहे। आप सोच सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। यही डिफरेंस है जिसकी वजह से इकोनॉमी नीचे आती है, उसका फर्क पड़ता है। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं लेकर के मैं आपको बता रहा हूं, बजट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर होगा जो, वो क्या करेगा, अपने साथ जब बजट प्रस्तुत करता है तो साथ साथ में वो क्या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे बजट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट कंप्राइज बिसाइड द फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच, बजट स्पीच के अलावा वो क्या क्या फाइनेंस मिनिस्टर संसद में प्रस्तुत करता है। तो पहला, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 112 के तहत है। दूसरा, डिमांड्स फॉर ग्रांट, अनुदान की मांगे जो अनुच्छेद 113 के तहत है। तीसरा, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि खर्च करने के लिए अनुमति मांगने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला बिल जो अनुच्छेद 114 की क्लॉज 3 के तहत लाया जाता है। चौथा, इसमें वित्त विधेयक जिसके तहत सरकार को, ठीक है, सरकार को कर लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। क्लियर, नेक्स्ट पांचवा कौन सा है, लेकिन याद करते जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस बिल, कि वित्त बिल को, वित्तीय विधेयक को, ठीक है, व्याख्यित करने वाला एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें क्या क्या डिटेल में सारी चीजें। नेक्स्ट आ गया अब एफआरबीएम एक्ट, यानी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, कि जो हमारा जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए बृहद आर्थिक ढांचा, इसे क्या बोलते हैं, बृहद आर्थिक ढांचा, ठीक है, फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी एफआरबीएम एक्ट 2003 के तहत इसको प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, फिक्सल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल, एफआरबीएम एक्ट 2003।
यानी ये भी एफआरबीएम एक्ट के तहत ही क्या होगा, ठीक है, फिक्सल है राजकोषीय नीति, रणनीति, वक्तव्य, राजकोषीय नीति, रणनीति, वक्तव्य, स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिक्सल पॉलिसी स्टेटमेंट, मध्यम, ठीक है, मध्यावधि इसे बोलते हैं, एफआरबीएम एक्ट के तहत लाया जाएगा। यानी हमने वो पहले देखे, ठीक है, 5 और ये छठवां हो गया, 7, 8, 9, ठीक है, मीडियम टर्म ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसके अलावा 10 में क्या होगा, एक्सपेंडिचर बजट वॉल्यूम 1, एक्सपेंडिचर बजट वॉल्यूम 2, यानी कि दोनों प्रस्तुत किए जाएंगे। और 12 में क्या होगा, रिसिप्ट बजट, यानी प्राप्तियां बजट, प्राप्ति कौन कौन सी होंगी। 13वां कौन सा होगा, बजट एट ए ग्लांस, आप पढ़ते हो लेकर के। 14वां कौन सा होगा, हाईलाइट्स ऑफ द बजट, यानी बजट की जो मुख्य हाईलाइट्स होती है। और 15 क्या होगा लेकर के, स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनाउंसमेंट, कि जो पिछले वित्तीय वर्ष में या बजट में जो घोषणा की गई थी योजनाओं की, उनका क्या स्टेटस है इम्प्लीमेंटेशन का, उसके बारे में कौन बताएगा, वित्त मंत्री वहां बताएगा, या उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन प्रस्तुत करेगा। तो प्रश्न पूछा गया कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करता है, तो 15 टाइप के, याद रखना इस चीज को क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया आज तक का लेकर के। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर से हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को, और आगे मेरी क्लास जो रहेगी वो आपकी रहेगी किसके ऊपर, मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी घाटे हैं, डेफिसिट्स हैं, डेफिसिट्स की मैं चर्चा करूंगा, और राजकोषीय घाटे का, फिक्सल डेफिसिट का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले के साथ हम डिस्कस करेंगे, और क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था में ये भी हम देखेंगे। तो आगे की क्लास का हमारा जो बेस रहेगा वो यही रहेगा, और इसके आधार पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और मुझे आशा है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कोई भी समस्या होगी तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आगे फिर मिलते हैं लेकर के हम लोग आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।